हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप सभी लोग देखिए, मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो ये दिख रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, निश्चित अनुपात का नियम। या कह सकते हैं कि जो निश्चित अनुपात का नियम जो मैं बताऊंगा, इसमें जो आपको कंटेंट होंगे, या इस अनुपात के नियम को आप इस तरह कह सकते हैं कि रासायनिक संयोग करने का जो नियम होता है, वो रासायनिक संयोग करने के नियम 5 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 5 नियम होते हैं। उन पांचों नियम में ये एक आपका प्रकार है निश्चित अनुपात का नियम ना। मैं इस नियम को लेकर आया हूं और आप सभी लोग क्या कीजिए, पढ़ने के लिए तैयार रहिए ना। इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आप नोट्स, जो भी नोट करने की व्यवस्था होती है, लिखने पढ़ने के सब समाधान लेकर बैठिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक प्यारा सा टॉपिक है आपके लिए। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो देखिए भाई, मैं आपको ये बताऊंगा, पूर्ण व्याख्या आसान भाषा में करूंगा, इसके बाद उदाहरण के साथ समझाऊंगा। और यदि इस पॉइंट को हम समझा देते हैं, इस नियम को समझा देते हैं, तो इसके आधार पर जो PYQ आएंगे, क्यू आएंगे, यानी आपका कह सकते हैं कि आपका जो 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का जो आपका प्रश्न आएगा वो आसान से हो जाएगा ना। ऑप्शन वाले जो भी आते हैं वो भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, चलिए देखिए क्या है निश्चित अनुपात का नियम, क्या कहता है। ठीक है ना, तो देखिए क्या कह रहा है भाई, देखिएगा। थोड़ा सा पहले इसका परिचय जानते हैं। क्या जानते हैं? परिचय। क्योंकि हम जानते हैं भाई कि कोई भी पदार्थ होता है ना, कोई भी पदार्थ होता है या कोई भी इंसान होता है, जब उसके बारे में जानने जाते हैं या कुछ पढ़ने जाते हैं, तो थोड़ा सा हम परिचय जानने का जरूर प्रयास करते हैं ना। परिचय, तो देखिए क्या है, इस जो भी मैं पॉइंट में लिखा हूं, जो भी मैं लिखा हूं, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप नोट कीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। देखिए बात यही है, देखिए लिखा है बच्चों, रासायनिक संयोग के नियम में यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है। देख रहे हैं ना, नियम क्या है कि हम रासायनिक संयोग का नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रासायनिक संयोग का जो नियम पढ़ेंगे, रासायनिक जो संयोग होता है। तो अभी हम आपको बताएं कि रासायनिक संयोग के 5 नियम है। कितने नियम है? 5 नियम है। 5 नियम में, उन 5 नियम में ये दूसरा वाला नियम है। कौन सा है? दूसरा वाला नियम मैं आपको समझाऊंगा। अब कौन सा नियम है, उस नियम का नाम क्या है? तो निश्चित अनुपात का नियम। दूसरे नियम का क्या नाम है? निश्चित अनुपात का नियम। मैटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक। इसके बाद देखिए, बात ये समझ गए ना। अब बात यह है कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रकृति में यौगिक है, कोई भी यौगिक है ना, कोई भी धरा पर यौगिक है, वो सभी कहीं ना कहीं परमाणुओं से, अणुओं से मिलकर बने हैं। सभी यौगिक परमाणुओं से, अणुओं से मिलकर बने हैं। बने कि नहीं बने? पक्का बने हैं, है ना। जैसे हम कह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं आपको, यहां पर हम लिखें क्या, देखिए CaSO4, ये दिख रहे हैं ना। इसका नाम क्या है? सभी आप जानते हैं, इसका नाम सर जी है कैल्शियम सल्फेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। नाम सुने कि नहीं सुने? सभी लोग सुने होंगे ना। कैल्शियम सल्फेट है सल्फेट। हमें ये बताइए कि ये जो कैल्शियम सल्फेट एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है, एक प्रकार का यौगिक है, कंपाउंड है ना। अब इस यौगिक में क्या है कि आपको ना छोटे छोटे परमाणु मिलेंगे। और क्या क्या मिलेंगे? जैसे देखिए, इस यौगिक में आपका कैल्शियम एक है। कैल्शियम सर जी इसकी संख्या 1 है, कैल्शियम की संख्या 1 है। और सल्फर की संख्या सर जी कैसे है? 1 है। और ऑक्सीजन की संख्या सर जी कैसे है? 4 है ना। यानी ये हुआ कि कैल्शियम सल्फेट यौगिक बनाने के लिए आपको ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम की आवश्यकता पड़ी ना। यानी आपको कोई भी यौगिक बनाना है, कोई भी यौगिक बनाना है, उसमें आपको छोटे छोटे परमाणु अणु की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ वे सब एक तरफ मिलेंगे, एडजस्ट होंगे, कंबाइंड होंगे ना, एक नियम से मिलेंगे। मिलने का भी एक नियम होगा।
और उस नियम से मिलकर यौगिक बनाएंगे। कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन जो मैच किया है, दोनों सब जैसे कंबाइंड है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम यहाँ पर कंबाइंड है, एक में मिले हुए हैं, तो ऑटोमेटिक मिले हैं। तो मिलने का मतलब यह है कि कुछ उसमें नियम रहा होगा, कुछ शर्त रही होगी, तब ना मिले होंगे, है कि नहीं? बताइए आप हमें, मिले होंगे ना। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक, ये यहां पर मैं लिख रहा हूं HCl, दिख रहा है ना, यह भी एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है, सभी जानते हैं, यह भी एक प्रकार का यौगिक है ना यौगिक। अब बताइए इस यौगिक में कितने परमाणु हैं? तो कहेंगे सर जी एक हाइड्रोजन का परमाणु एक है और क्लोरीन का परमाणु एक है, यही कहेंगे एक एक है। तो ये दोनों मिले हैं तब जाकर यौगिक बना है। आज इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पता चला ना? यानी ये सब हमारे क्या होंगे? यौगिक हो गए। तो आप जान सकते हैं कि हमारे प्रकृति में ऐसे बहुत सारे यौगिक है। यौगिकों की कमी है क्या? नहीं ना। आप खाना खा रहे हैं तो खाना कभी मीठा लगता है, कभी तीखा लगता है ना, कभी एकदम तीखा लगता है, कभी एकदम मीठा लगता है। पानी डाल रहे हैं तो पानी भी एक प्रकार का यौगिक है, H2O, फार्मूला का होता है H2O, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखें? H2O, ये भी एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। इस H2O में भी, इस पानी में भी यह भी एक यौगिक है। इस यौगिक में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है ना। तो यही चीज है कि आप अपने आसपास बहुत सारे यौगिक को देख सकते हैं, ठीक है ना, और सब आपस में मिलकर बने हुए हैं। तब मिले हैं तब बने हैं, मिले हैं तब बने हैं, मिले हैं तब बने हैं। जैसे हम कह दें कि एक कह सकते हैं कि जैसे पति पत्नी, क्या बोले? पति पत्नी, है ना, पति पत्नी हो गया। तो पति पत्नी का मतलब ये हो गया कि एक मेल है और एक फीमेल है, एक मेल और एक फीमेल। जब दोनों मिले तब जाकर एक परिवार बना, जब दोनों मिले तब जाकर एक परिवार बना। नहीं मिले होते तो जो यौगिक आप जैसा चाहते वैसा नहीं बना होता ना, जो परिवार आप चाहते हैं वो नहीं बना होता अगर नहीं मिले होते तब। यानी बात यहां से निकल के आ रही है कि जब कोई परमाणु अणु तत्व मिलते हैं तब जाकर कोई यौगिक बनता है। समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, वही चीजें मैं यहां पर लिखा हूं, देख रहे हैं ना, कि जब मिलते हैं रासायनिक क्रिया करते हैं, ठीक, और क्रिया करके दुनिया में जितने सारे एलिमेंट है, जितने सारे यौगिक है, सब के सब बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? अब बात यह है कि सर जी ये जब मिल रहे हैं, रासायनिक क्रिया कर रहे हैं, तो किस नियम से करेंगे? तो करेंगे क्या? निश्चित अनुपात का नियम से करने जा रहे हैं। किस नियम से? निश्चित अनुपात के नियम से करेंगे, ठीक है ना। अब कहेंगे से निश्चित अनुपात का जो नियम है, ठीक है, इसको कौन बताया है, कौन खोजा है? तो आप ध्यान से देखिए पॉइंट को, यहां पर लिखा गया है, जो खोज करता है निश्चित अनुपात के जो नियम के जो खोज करता है कौन है? वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट। कौन है? जोसेफ प्राउस्ट। दिख रहा है ना? समझ में आया ना? पूछेगा कि जो निश्चित अनुपात का नियम है इसके खोजकर्ता कौन है, ठीक, तो बताएंगे वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट जी है, ठीक है ना। और ये भी पूछ सकता है कि जोसेफ प्राउस्ट कहाँ के हैं, कहाँ के थे ना, तो बताएंगे फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। समझ रहे हैं ना? मतलब महान वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। कौन? जोसेफ प्राउस्ट। और इन्होंने ही निश्चित अनुपात का नियम दिया। बात क्लियर है? इसके बाद देखिए यहां पर ये खोज का वर्ष है, खोज का वर्ष किस वर्ष किया गया, ठीक, तो आप बताएंगे 1799, यानी 1799 में क्या किया गया? ये सबके सामने रखा गया, निश्चित अनुपात का नियम सबके सामने रखा गया, सबको बताया गया। यहां पर लिखा है ना 1799 दुनिया के सामने रखा गया, ठीक है। मतलब हमने तो खोजा, जैसे मान लीजिए मैं खोजूंगा तो मैं जानूंगा,
मैं जानूंगा ना, लेकिन क्या आप जानेंगे उसको? आप नहीं जानेंगे, समझ रहे हैं ना। जब आप नहीं जाएंगे तो मतलब ये है कि उस बात को, उन कॉन्सेप्ट को, उस नियम को हमको उजागर करना होगा, दूसरों को बताना होगा, ठीक है ना। जब बताना होगा तो लोगों के सामने पेश करेंगे, लोगों के सामने बताएंगे ना, किसी भी माध्यम से लोगों को फैलाएंगे, उस बात को जानेंगे सब, ठीक है। तो यही है, दुनिया के सामने रखा कब? 1799 जब रखा तब सभी लोग जान के, अरे यार ये भी होता है क्या, निश्चित अनुपात का नियम। समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना, है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए, ये तो बात समझ में आएगा, ठीक है, ये सब हो रहा है, पर ये नियम, यह जो नियम है किसके आधार पर है? अब कहेंगे से कौन सा नियम, कब से नियम नियम कर रहे हैं भाई, कौन सा नियम? निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का जो नियम है वो किस पर आधारित है? तो वो जो नियम आपका आधारित है द्रव्यमान पर। किस पर आधारित है? द्रव्यमान पर। कहेंगे से जी किसके द्रव्यमान पर ना, तो देखो जो यौगिक दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जो यौगिक दिख रहा है, जैसे कैल्शियम सल्फेट, ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा होगा, है ना। ये आपको HCl दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। ये आपको जल दिख रहा है ना। अब इसे देखो, कैल्शियम सल्फेट में जो कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम है ना। तो कैल्शियम का बताइए क्या द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि कैल्शियम एक तत्व है। तो आप जानते हैं तत्व का मतलब पदार्थ हो गया प्रकार से ना, क्योंकि वही तो मिलकर पदार्थ बना रहे हैं। तो तत्व है तो उसमें आप जानते हैं कि भार भी होगा, द्रव्यमान जरूर होगा उसका, भले ही वो कम ही हो लेकिन होगा जरूर, समझ रहे ना। तो कैल्शियम का भी द्रव्यमान होगा, क्या होगा? द्रव्यमान। सल्फर का भी होगा द्रव्यमान, ऑक्सीजन का भी होगा द्रव्यमान, होगा द्रव्यमान ना। उसी तरह यहां पर क्लोरीन इसमें है तो क्लोरीन का भी द्रव्यमान होगा, यहां पर इसमें हाइड्रोजन है तो यानी हाइड्रोजन का भी द्रव्यमान होगा, क्लोरीन का भी द्रव्यमान होगा। और जल में जो ऑक्सीजन दिख रहा है इसका भी द्रव्यमान होगा, सबका द्रव्यमान होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी जो निश्चित अनुपात का नियम है वह द्रव्यमान, परमाणुओं के द्रव्यमानों पर आधारित है, परमाणुओं के द्रव्यमानों पर आधारित है, तत्वों के द्रव्यमानों पर आधारित है ना, समझ रहे हैं। क्योंकि ये मिल रहे हैं, ये क्या करके मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं, सभी तत्व मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं, ठीक है ना। तब मिल रहे हैं तो द्रव्यमान भी मैच कर रहे होंगे, द्रव्यमान भी मिल रहे होंगे ना, पक्का मिल रहे होंगे। तो ये मिल रहा है, तो चीजें वही देखिए, आप मैं लिखा हूं उसको, यह नियम किस पर आधारित है? क्वेश्चन यह है, यह नियम किस पर आधारित है ना। तो आप बताएंगे यह नियम किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों, देख रहे हैं ना, तत्वों के क्या है? द्रव्यमानों। आप देख रहे हैं ना, तत्वों के द्रव्यमानों, इस पर फोकस करेंगे, तत्वों के द्रव्यमानों पर आधारित है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा निश्चित अनुपात का जो नियम है, ठीक है ना, वो किस पर आधारित है? तो बताएंगे कि यौगिकों में जो तत्व हैं जैसे कैल्शियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो इनके द्रव्यमानों पर आधारित होगा यह नियम। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। कहेंगे सर जी ठीक है हमको समझ में आ गया, सर जी आ गया हमको समझ में, पर सर जी नियम क्या कहता है? आप नियम नहीं बताएं, ठीक है। तो इन जितना मैं आपको अभी बताया आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ठीक, अब आगे चलते हैं, नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है, नियम की तरफ चलते हैं, समझते हैं, ठीक है। देखो नियम का देख रहे हैं ना, नियम चलते हैं। नियम क्या है? नियम यही है कि आप ना कोई भी पदार्थ हो, कोई भी यौगिक हो, ठीक है, आप उस यौगिक को किसी भी स्रोत से बनाएंगे, उसमें जो तत्व उपस्थित होंगे, किसमें? यौगिक में। उस यौगिक में जो तत्व उपस्थित होंगे ना, और उसका जो द्रव्यमान होगा वो फिक्स होगा, निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित होगा। इसी को बोलते हैं क्या है? निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित भी होगा और साथ ही साथ रेशियो भी वही होगा, ठीक है। कहेंगे सर क्या नहीं समझ में आया?
थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको भी। आप देखिए लिखा है, किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में, लिखा गया है ना, कोई भी आपके सामने शुद्ध रासायनिक यौगिक है, तत्वों के द्रव्यमान, अभी मैं आपको समझाया हूं कि जो निश्चित अनुपात का नियम है ये वजन पर डिपेंड करता है, आधार पर बना हुआ है, ये द्रव्यमान के आधार पर बना हुआ है, ठीक है, का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। यानी किसी भी शुद्ध रासायनिक में जो तत्व होते हैं उनका जो अनुपात होता है वह निश्चित रहता, फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से बनाया जाए, किसी भी स्रोत से लाया जाए ना, उसमें जो एलिमेंट जैठ रहेंगे उस यौगिक में उतने ही रहेंगे, आप उसे कहीं से भी लाएं। जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, उदाहरण देखो, समझो, इस नियम को समझो, नियम को समझो, आप मेरे उदाहरण पर फोकस करो, फोकस एकदम बढ़िया से देखो क्या करो। जैसे मैं बोला, ये देखो, ये H2O है, ये क्या है, जल है। आप सभी जानते हैं ये किसका सूत्र है, जल का सूत्र है कि नहीं, सबको पता है ये किसका सूत्र है, जल का है, ठीक है। और आप हमें बताइए जल को आप कहां कहां से ला सकते हैं, कहां कहां से ला सकते हैं, किन किन स्रोतों से ला सकते हैं, तो आप बताएंगे सर जी हम इस जल को ना, इस जल को सर हम कहां से ला सकते हैं, समुद्र से। कहां से लाएंगे, समुद्र से, यहां से हम ला सकते हैं जल को। सर जी इसी जल को हम चाहते हैं, यदि चाहे तो कहां से ला सकते हैं, तालाब से। कहां से लाएंगे, तालाब से ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है कि नहीं। आप इसी जल को चाहे तो, आप इसी जल को चाहे तो, जो कुआं होता है, क्या होता है, कुआं, नाम सुने कि नहीं, कुछ लोग तो कुआं का नाम ही भूल गए होंगे, कुआं, जो कुआं होता है आप वहां से जल को ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। या कह सकते हैं आप इस जल को कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे, अब जो कहते ना गांव में जो नहर होती है, गांव में क्या होती है, नहर, क्या होती है, नहर, आप उस जल को नहर से लाए, कहां से लाए, नहर से लाए, लाए ना। मतलब ये है कि आप इस जल को कई जगह से ला सकते हैं, समुद्र से, तालाब से, नहर से, कुआं से, हैंडपंप से ना, आप कहीं से भी ला सकते हैं, है ना, जहां मन करे तहां से, गढ़ई से, नाला से, पोखरा से, जहां से मन करे तहां से लाएंगे, लाएंगे ना। और क्या लाएंगे, जल लाएंगे। मैं मेरे शब्द पर फोकस कीजिए, जल लाएंगे, क्या लाएंगे, जल। तो बताइए आप समुद्र से जल लाए हैं, क्या लाए, समुद्र से जल लाए हैं, तो जल बोले, क्या लाए, समुद्र से क्या लाए, जल लाए, क्या लाए, जल। तो बताइए जल का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल लाए, क्या लाए, जल। तो जल का फार्मूला क्या होगा, तो आप जानते हैं जल का फार्मूला होता है H2O, क्या होता है, H2O, यही होगा ना। तालाब से भी क्या लाए, तालाब से भी जल, यानी आप जल ही लाए, नहर से भी जल ही लाए, और कुआं से भी क्या लाए, जल ही लाए, लाए ना। तो क्या लाए, जल ही ला रहे हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा भाई, यानी जब तालाब से भी जो जल ला रहे हैं उसका भी फार्मूला सेम होगा, H2O होगा, और नहर से भी जो जल ला रहे हैं उसका भी फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, H2O होगा ना। और आप कुआं से क्या ला रहे हैं, जल ला रहे हैं, तो उसका भी फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यानी ये हुआ कि आप इस पदार्थ को, आप इस यौगिक को, आप इस तत्व को किसी भी स्रोत से लाएंगे, किसी भी स्रोत से लाएंगे, लेकिन जो है वही रहेगा, जो है वही रहेगा। जैसे इस जल में बताओ, इस जल में प्रेजेंट टाइम में हम जो लिखे हैं, इस जल में कितने परमाणु है, तो बताएंगे सर जी कि इसमें हाइड्रोजन के जो परमाणु है 2 है, और ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 1 है इस समय ना। जैसे कह देंगे हम, आप कहेंगे से इस जल को हम ना हैंडपंप से निकाले हैं, किससे निकाले हैं, हैंडपंप से निकाले हैं, ठीक, हैंडपंप मशीन है, उसको चलाए हैं तो धरातल के अंदर से पानी निकल के आया है।
और उसका फार्मूला ये हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और आप उसमें क्या किए, जांच किए, तो जांच किए तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है कि नहीं, है ना। तो बताइए, अब यहां पर मैं आपको कहूंगा कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है ना, है ना। तो इसका अनुपात क्या होगा, परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, ऐसे लिखेंगे H2O में, किसमें, H2O में, H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात, संख्या यहां पर संख्या लिखे ना, संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात क्या होगा, संख्या का अनुपात, तो बताएंगे। यहां पर देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन है और यहाँ पर अनुपात बोल रहे हैं, तो ये रेशियो बनाएंगे इस तरह। तो हाइड्रोजन कई ठे है, तो बताएंगे हाइड्रोजन 2 ठे है, तो बताएंगे कि हाइड्रोजन 2 ठे है, तो क्या होगा, 2 होगा, यही होगा ना। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन कई ठे, ऑक्सीजन कई ठे, 1 ठे, तो बताएंगे सर जी ये होगा। यानी जल में परमाणुओं की संख्या का जो अनुपात हुआ वो क्या हुआ, क्या हुआ, 2:1, क्या हुआ, 2:1। समझ में आया ना। और मेरा हेडिंग क्या था, मेरा हेडिंग निश्चित अनुपात का नियम है, निश्चित अनुपात का नियम। यानी ये हुआ कि ये जल में ना, जल में जो परमाणु है वो 2:1 में है। जल में जो परमाणु है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, उनका रेशियो 2:1, एक निश्चित अनुपात में है। अब कहेंगे कैसे निश्चित अनुपात है, तो आप इसी जल को कहीं से भी लाइए, कहीं से भी, जैसे इन माध्यम से निकाले हैं, तो इसमें बताइए रेशियो का होगा, रेशियो का होगा, तो आप बताएंगे सर जी इसका भी रेशियो ही होगा। परमाणुओं की संख्याओं का रेशियो क्या होगा, तो बताएंगे सर जी ये होगा। मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर, क्या, प से मतलब परमाणु, परमाणु की संख्या का अनुपात, क्या बोले, अनुपात, अनुपात क्या होगा, तो बताएंगे सर जी कि इसमें भी आपका सेम सेम वही है, इसमें भी क्या है, सेम सेम। और क्या सेम है, देखो यही है, H है और ऑक्सीजन है, इनका जो रेशियो है, इनका क्या है, रेशियो है, सबका रेशियो क्या है, सेम सेम है। यानी इसका भी यही है, हाइड्रोजन सर जी 1 थे नहीं 2 है और ऑक्सीजन सर जी 1 है, तो 2:1 अनुपात ये बन गया। सर जी इसमें भी वही है, सेम सेम है। यानी हम देखो तो सभी में क्या है, 2:1, इसमें भी क्या है, 2:1, और इसमें भी क्या है, 2:1, है कि नहीं है ना। वही तो चीजें बोल रहा है, लाइन को ध्यान से पढ़ो कि आप ना कोई भी शुद्ध रासायनिक यौगिक है, जैसे यौगिक हो गया जल ना, में तत्वों के द्रव्यमान, तत्वों के द्रव्यमान, अब कहेंगे से आप द्रव्यमान को तो निकाले नहीं है, आप तो तत्वों के अनुसंख्या का अनुपात बताते, उसको भी निकालेंगे, का वजन हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, निश्चित होगा, चाहे आप उसे किसी भी विधि से बनाएं या किसी भी विधि के या किसी भी स्रोत से उसको निकालें, किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, वही होगा ना। जल है तो जल में हमेशा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रहेगा हमेशा, चाहे आप कुआं से निकालो, चाहे पोखरा से निकालो, चाहे कहीं से निकालो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर जी आप इसका क्या निकालिए, सर जी आप इसका क्या द्रव्यमान बता सकते हैं, चलो इसका द्रव्यमान देखते हैं। हम यहां पर क्या निकालेंगे, द्रव्यमान का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात, ये बताएंगे अनुपात, इसका जो रेशियो होगा, किसका, जल का, जल का। मैंने क्या बोला कि आप ना, आप जल कहां से ला रहे हैं, देखो मैं बोल दिया तालाब से, कहां से, तालाब से, तालाब से, ठीक है। द्रव्यमान का अनुपात, अब तालाब से क्या निकालें, तो तालाब से सर जी कहेंगे, तालाब से हम क्या निकालें, जल निकालें, तालाब से क्या निकालें, जल। सर जी इसका द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है, हम सर जी कह दें कि इसको हम नहर से लाएं, कहां से लाएं, नहर से, कहां से लाएं,
इसको सर जी हम नहर से, चलो लिख लेते हैं, इसको सर जी हम नहर से लाएं, पोखरा से लाएं। कहाँ से लाएं? पोखरा से। पोखरा का नाम सुने कि नहीं सुने हैं? पोखरा ना, पोखरा, ठीक है ना। इला की पोखरा कह के और ओखरा कह के पोखरा पोखरा करे बैठ कोई में ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या होगा? पोखरा बोल दिए, ठीक। आप कुआं लिख लीजिए, कुछो लिख लीजिए, ठीक है ना। और वहां से आप हमेशा क्या लाएंगे? वहां से हमेशा जल लाएंगे। क्या लाएंगे? जल की बात बोल रहे हैं ना, यौगिक की बात बोल रहे हैं ना, तो जल लाएंगे। तो उसमें भी जल का फार्मूला यही होगा H2O, और इसमें भी जल का फार्मूला यही होगा H2O ना। अब किसका रेशियो निकालना है? द्रव्यमान का अनुपात निकालना है, द्रव्यमान का अनुपात। तो आप हमें बताइए, मैं निकाल रहा हूं, ठीक है ना। अब क्या निकाल, देखो यहां पर H है, O है, यहां पर भी देखो H है, O है, यहां पर भी देखो H है, और अनुपात तो निकाल रहे, रेशियो तो ही निकाल रहे हैं। तो देखिए आप जानते हैं द्रव्यमान का, तो हाइड्रोजन इसमें बताओ कैठे हैं? दूठे हैं। कैठे हैं? दूठे। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है। तो कितने हाइड्रोजन है? दो है ना। तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा क्या होगा बताइए? हाइड्रोजन द्रव्यमान होगा दो। कितना होगा? दो हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, तो दो हाइड्रोजन का द्रव्यमान दो होगा ना। तो यहाँ पर इसलिए दो लिखे, क्योंकि इसमें दो है। ऑक्सीजन देखो इसमें कई थे? एक थे। तो आप बताइए ऑक्सीजन का जो अनुपात, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है, ये ऑक्सीजन, ये क्या है? ऑक्सीजन है ना। तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? ऑक्सीजन द्रव्यमान, तो आप जानते हैं एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है वो होता है 16। कितना होता है? 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 16। कहेंगे सर जी 8 होता है। नहीं भैया, 8 नहीं होता है, 8 तो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। अब इसको सरल कर दीजिए, क्या कीजिए? सरल कर दीजिए। आप इसको सॉल्व कर देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंतिम रिजल्ट इसका क्या आएगा? आएगा 1:8। क्या आएगा? 1:8। यानी इसके जो द्रव्यमान का अनुपात, जल के द्रव्यमान का अनुपात कितना आ गया? 1:8। समझ में? अब नहर के भी देखो, नहर में भी जो आपके जल है उसका भी रेशियो यही तो है। तो आप इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो एक हाइड्रोजन का भार एक होता है, तो इसमें दो हाइड्रोजन है तो दो लिखेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप संबंध एक है 16, और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1:8 आएगा ना। इसी तरह यह भी है, दो करेंगे 16 करेंगे, है ना। और इसका भी जो रेशियो हमारा निकल के आएगा कितना आएगा? 1:8। यही आएगा। यही हमारा क्या है? यही हमारा क्या है? यही हमारा क्या है? द्रव्यमान का अनुपात है, द्रव्यमान का अनुपात है। यानी आप देखो ये तीनों स्रोत में, तीनों विधि से, तीनों स्रोत में जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो अनुपात है जल का, वो सेम है। यानी आप यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? देखो ये आप लोगों को दिख नहीं करेगा, बेस करें। चलो यही लेते हैं। यानी आप यहाँ पर नोट करके लिखेंगे क्या? यह हो जा रहा है बार बार, ये तो लिए हैं। देखो तीनों क्या लिखेंगे? स्रोत से प्राप्त, क्या? प्राप्त जल में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान का अनुपात, का अनुपात समान है। क्या है? समान है। यानी या ऐसे लिख सकते हैं, या निश्चित है,
निश्चित है। ये दिख रहा है ना, है कि नहीं? यानी यही आपका रिजल्ट निकल के आया, निश्चित अनुपात का नियम। यानी आप किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत से लाइएगा, उसमें जो परमाणु का जो द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा वो फिक्स होगा, निश्चित होगा, नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा। जैसे में जल है, आपके सामने जल है, समझ रहे ना, समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही कैसे आपको केवल जल ही बता रहे हैं, और भी कोई यौगिक है क्या? तो जी हाँ, और भी सब यौगिक है ना। यौगिक की कमी है कि नहीं? अगर नमक कर दें, क्या करें, नमक, तो आप जानते हैं कि जो नमक होता है क्या होता है कि नहीं, नमक ना होता ना है। जैसे देखो NaCl, NaCl ये हमारा क्या है, नमक है कि नहीं नमक? तो आप इस नमक को कहीं से भी बनाइए, कौनो विधि से बनाइए, लेकिन हमेशा क्या बनेगा, इसमें जो परमाणु रहेंगे वही रहेंगे। जैसे सर जी आप बताइए कि मैं नमक को कहां से बना सकता हूं, या कहां से किस स्रोत से ला सकता हूं, बना भी सकता हूं। तो जैसे आप देखिए, आप इसी नमक को आप कहां से ला सकते हैं? आप इस नमक को समुद्र से ला सकते हैं। कहां से लाएंगे? समुद्र से ला सकते हैं, ठीक है। और हम इसी नमक को हम क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करेंगे ना, देखो प्रबल अम्ल, ध्यान से हमारी बात को सुन लेना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से क्रिया कराकर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? प्राप्त कर सकते हैं, प्रबल हैं, क्या है, प्रबल हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम इस नमक को कहाँ समुद्र से भी लाएंगे, तो समुद्र से लाएंगे तो नमकन लाएंगे, है कि नहीं, नमक लाएंगे तो इसमें भी यही नमक रहेगा, सूत्र यही नहीं रहेगा, सूत्र रहेगा NaCl, हमारा सूत्र यही रहेगा, है कि नहीं। और इसमें जो परमाणु की जो संख्या भी रहेगी वही रहेगी। यानी इसमें अगर बोले कि परमाणु कैसे होंगे, तो बताएंगे आप, इसमें परमाणु होंगे सोडियम के सर जी इसमें 1 ठे होंगे परमाणु, क्लोरीन के इसमें परमाणु सर जी 1 ठे होंगे। अगर इसके बोलेंगे अनुपात निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अनुपात ना, द्रव्यमान का, ठीक है, द्रव्यमान का अनुपात निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि सोडियम का जो भार होता है, द्रव्यमान जो होता है वो होता है कितना होता है, 23, कितना होता है, 23। तो हम बोले कि इस नमक का जो आप लिखे, यहां पर मैं लिख रहा हूं, द्रव्यमान का अनुपात, ये लिखा गया है ना। द्रव्यमान का जो अनुपात है किसका निकालना है, इस NaCl समुद्र के जो नमक है उसका निकालना हो। तो बताइए इसमें सोडियम 1 ठे, कई ठे, 1 ठे, तो बताइए, हमें बताइए जरा कि एक सोडियम का भार कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है? तो आप जानते हैं 23 होता है, कितना होता है, 23, ठीक। और अनुपात है तो लगाएंगे चिन्ह इस तरह, ठीक। और ये देखो Cl है, क्या है, Cl, क्लोरीन को होता है 35, कितना होता है, 35.5, ये होता है। तो ये रेशियो निकल गया, किसका निकल के आ गया, ये रेशियो किसका निकल गया, हमारा सोडियम और क्लोरीन का, नमक का रेशियो निकल के आ गया, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। यानी इस NaCl के जो द्रव्यमान का अनुपात है 23:35.5 होगा, समझ रहे ना। इस नमक को हम कहां से प्राप्त किए, समुद्र से प्राप्त किए हैं, समझ आया ना। कहेंगे सर जी आप इसी नमक को ये कैसे बना रहे हैं, हेजन कैसे बन गल, यहाँ कैसे बन गल, वहां तो समझ में आवत था, समुद्र से बहुत तेज बन रहे हैं ना, ठीक है। हेव में देखो कैसे होगा, हम क्या बोले, प्रबल अम्ल, तो आप कोई यौगिक ले लीजिए जो प्रबल अम्ल हो, क्या हो, प्रबल अम्ल। और आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देखो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर,
रिएक्शन के तौर पर समझा रहा हूं, आप समझिएगा। मैं प्रबल अम्ल लिखा, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूं, इस वाले पॉइंट को समझा रहा हूं। प्रबल अम्ल मतलब यह है कि जैसे मैं यहाँ पर लिखा NaOH, क्या लिखा NaOH, दिख रहा है सबको। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सॉरी, प्रबल अम्ल है, तो पहले हम प्रबल अम्ल लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। प्रबल अम्ल पहले अम्ल लिख लेते हैं, चलो। तो अम्ल लिखते हैं क्या? H2SO4 है कि नहीं? ठीक है, ये भी है, चलो इसको भी। ये जैसे है, जैसे आपको एस्टो तेजाब कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। सर जी और भी कोई है क्या? और भी कोई है क्या? और भी बहुत सारे हैं, जैसे वही है, हम क्या लिखे? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी नाम सुने, ये भी क्या? प्रबल अम्ल है ना? ठीक। और इस प्रबल अम्ल की क्रिया हम किसे करने? प्रबल क्षार से। तो प्रबल क्षार जैसे हमारा क्या हो गया? NaOH, क्या हो गया? NaOH, ये क्षार है। कैसा क्षार है? प्रबल क्षार है, मतलब ये बहुत क्रियाशील क्षार है, और ये भी बहुत क्रियाशील अम्ल है। इसे अम्ल बोलते हैं, इसे क्षार बोलते हैं ना, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? अब कैसे क्षार बोलते हैं, तो आप कभी पढ़े होंगे कि जिस यौगिक में OH लास्ट में दिख जाता है वो क्षार होता है। क्षार के भी कई कॉन्सेप्ट होते हैं ना, पर आप बस इतना समझिए कि NaOH में जो OH है वो क्षार का चिन्ह है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार हो गया, और ये अम्ल हो गया। और ये सिंपल सी बात है, आप HCl सभी लोग सुने होंगे, जो आपके पेट में भी पाया जाता है, ठीक है ना। और वो HCl जो होता है वो तनु होता है, हल्का होता है, ठीक है। ये HCl क्या है? प्रबल भी होते हैं, प्रबल बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों आपस में क्रिया करेंगे, और जब क्रिया करेंगे तो देखो होता क्या है कि आप जानते हैं कि जब कोई भी तत्व होता ना है, जब क्रिया करने जाता है, क्या करने जाता है? क्रिया, तो आप जानते हैं कि उसमें प्लस होता है, माइनस होता है। तो हाइड्रोजन में प्लस आवेश होता है, क्लोरीन पर एक माइनस होता है, और सोडियम पर एक प्लस होता है, और यह OH पर, पूरे OH पर, इस पूरे OH पर -1 होता है ना। तो होता क्या है कि प्लस वाला माइनस पास, अब माइनस वाला प्लस के पास चला जाता है। तो ये देखो, ये प्लस है, ये प्लस, ये क्या है? माइनस, है कि नहीं? तो ये चीजें वही हुई कि ये देखो, ये इसके पास है कि नहीं, और ये इसके पास, देख रहे हैं, चला जाएगा इस तरह। तो देखो Na और ये Cl प्लस माइनस मिलकर हो जाएंगे NaCl, ठीक। और ये देखो OH और ये H, ये बन मिलकर हो जाएंगे जल, क्या हो जाएंगे? जल। तो आप इस पर फोकस, ये नमक है, ये क्या है? नमक है, ये क्या है? नमक। समझ में आया? ये नमक है ना। ये नमक देखो हम बना दिए। तो इसमें भी आप ध्यान से देखो, NaCl फार्मूला सेम है, और यहाँ पर भी NaCl फार्मूला क्या है? सेम है। कहेंगे से ये जल क्या है? ये जल है भाई, ये जल हमको नहीं बनाना था, फिर भी बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, जल है, वाष्प बनकर उड़ सकता है, आप साइड कर सकते हैं जल को, हमको नमक से मतलब है। मेन यौगिक हमारा नमक है, समझ में आया ना। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपके सामने जो दिख रहा है NaCl, एक प्रकार का क्या है? इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम द्रव्यमान का अनुपात निकालेंगे तो आप जानते हैं, मैं निकाल रहा हूं यहां पर, देखिए देखो, यहां पर सोडियम है और ये क्या? Cl है। अब अनुपात निकालेंगे किसका? हम डायरेक्ट द्रव्यमान का ही निकाल रहे हैं। तो सोडियम का होता है 23, और ऑक्सीजन का होता है, Cl का होता है 35.5। देखो सेम सेम है कि नहीं? आप मिलाइए, देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों देखो, ये वाला इसके बराबर है कि नहीं है? देखो बराबर है ना, है कि नहीं? बराबर है, क्या है? बराबर है। यानी निष्कर्ष ये निकला कि यही तो है द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान का निश्चित अनुपात का जो नियम है, यही है ना, कि कोई भी यौगिक है आप कहीं से भी लाएंगे, उसका जो द्रव्यमान होगा, जो द्रव्यमान का अनुपात होगा, वो फिक्स होगा, नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, कहीं किसी भी स्रोत से लाइए, इसी को बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, ठीक। जैसे मैं आपको जो समझाया हूं वही यहाँ पर लिखा गया, आप देख सकते हो, लिखा ना पानी, क्या लिखा है? पानी, है कि नहीं? तो वही जो मैं समझाया वही तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, हम शुद्ध जल
को किसी भी स्रोत से, जैसे कुआं से, नदी से, झील से, समुद्र से, है कि नहीं, कहीं से भी ले, आप प्रयोगशाला में इसे बनाएं, लैब में बनाएं। और लैब में कैसे बनाएंगे, तो आप हाइड्रोजन को लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे, इन दोनों को लेकर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिलाकर ये खुद ही क्या बना देगा, जल बना देगा। ठीक है ना, तो जल ही बनेगा। और वहां पर भी जो जल बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा, मेरा H2O होगा। क्या होगा, H2O ही होगा। समझ रहे हैं ना। इसी तरह हर स्थिति में पानी के अंदर सिर्फ 2 ही तत्व होंगे। चीजें वही मैं वही समझाता रहा हूं कभी से कि हर स्थिति में कहीं से भी आप पानी लाइए, जो उसमें परमाणु वही रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। ये नहीं कि सर जी ये पानी है, कुआं से लाए हैं और नदी से ला देंगे तो सर जी ये हो जाएगा H3O, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। और उसको हम तालाब से ला दिए तो सर जी H4O हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, ये क्या है, रॉन्ग है, पूरा सरासर गलत है ये। समझ रहे हैं ना। ठीक है, समझ में आएगा नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। जो है वही रहेगा। इंसान है तो इंसान ही रहेगा। समझ रहे हैं ना, इंसान है तो जानवर थोड़ी ना हो जाएगा। समझ रहे हैं, इंसान जैसे मान लो एक इंसान है तो चाहे वो पागल हो, चाहे चालाक हो, चाहे जैसा है, पर इंसान है। पर क्या है, इंसान है। भैंस थोड़ी ना है कि थोड़ी कि भैंस होगल, सुअर होगल, ये थोड़ी ना हो जाएगा। समझने बात को, है कि नहीं। कहने को लोग कह देते हैं पर होता नहीं, वो इंसान है तो इंसान ही है। समझ रहे हैं ना, वही चीजें यहाँ पर समझाया जा रहा है आपको। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो वही चीजें है, 2 ही रहेंगे हमेशा। इसमें हाइड्रोजन कई ठहरेंगे, 2 ठे, और ऑक्सीजन कई ठहरेंगे, 1 रहेंगे, फिक्स रहेंगे। और इसका द्रव्यमान फिक्स रहेगा। इन दोनों तत्वों के द्रव्यमान का वजन हमेशा 1 संबंधी 8 आपको निकाल कर ही बताए थे। और कैसे निकालते अभी तो बताए थे ना। जैसे देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये क्या ऑक्सीजन है ना। और इसमें हाइड्रोजन का भार 2 होगा, ऑक्सीजन का भार कितना होगा, 16। अब इसको कटाएंगे तो मान निकल के आएगा 2 1 कम 2, 2 8 16, तो 1 संबंधी 8, यही आया ना। हमेशा वही रहेगा, जो मैं समझाया हूं वही रहेगा। वही चीज यहाँ पर लिखा भी गया है, आप पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए, कहेंगे सर जी आप जैसे जल को बताए थे, NaCl को बताए थे, 2 उदाहरण लिए हैं। 2 उदाहरण लेकर मैं आपको निश्चित अनुपात का नियम समझा रहा हूं ना। क्या सर जी और भी होगी कि देखो CO2 है, क्या है, CO2 है कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सभी लोग जानते हैं कि जो हम अपने शरीर से बाहर त्यागते हैं, जो शरीर से बाहर छोड़ते हैं, वो CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ पर दिख रहा है ना। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप कहीं से भी बनाइए, कहीं से भी बनाइए, कौनो विधि से बनाइए, कौनो स्रोत से लाइए ना, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसे बना रहे हैं तो 1 ही कार्बन 2 ऑक्सीजन होगा, हमेशा वही होगा, बदलने वाला नहीं है। जैसे में आप देख सकते हो, जैसे में आप देखो, मैं क्या बोला, शुद्ध CO2 गैस है ना। ठीक है, इसको हम किस विधि से बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तो देखो मैं क्या, एक लाइम स्टोन लिए, क्या लिए हैं, लाइम स्टोन लिए ना। पहली विधि है लाइम स्टोन। ठीक है, लाइम स्टोन एक प्रकार का यौगिक है जिसको चूना पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना पत्थर। सूत्र सर जी क्या होता है चूना पत्थर का, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर देखो सूत्र है इसका, है ना, है कि नहीं। अब इसको हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर हीट करेंगे। पहली विधि यह है कि आप कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, चूना पत्थर लेंगे, आप उसको लेकर गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, तो जी हाँ निकलेगी। देखो यहाँ पर आप देखो, मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, है कि नहीं। तो होता क्या है कि ये ना कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है ये टूटेगा, ये क्या करेगा, टूटेगा तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और इसको CO2 बाहर निकल जाएगा, ये गैस है। तो ये देखो ये गैस बना कि नहीं बना, हमको गैस से मतलब है, किससे मतलब है, गैस से, है ना। तो इसमें देखो जैसे इसमें भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। अब कहेंगे से कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 है ना। तो क्या हम इसमें अगर भार का अनुपात निकालें तो क्या आएगा, तो आप जानते हैं, देखो मैं भार का अनुपात निकाल रहा हूं, किसका, भार का अनुपात, कार्बन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात में निकाल रहा हूं। तो बताओ कार्बन कै थे इसमें है, CO2 1 है ना,
एक थे ना, एक कार्बन का भार होता है कितना, 12, कितना होता है 12, तो हम लिखेंगे 12, ये कितना हुआ 12, 12 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन का देखो CO2, O2 है, ऑक्सीजन 2 थे, और एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का भार 16 दुना के 32, यानी 2 ऑक्सीजन का भार हो गया 32, ठीक है। अब इसको क्या कटा दीजिए, क्या कीजिए कटा दीजिए ना, तो मान लेते हैं हम इसको 4 से कटाते हैं, तो 4 से जब इसको कटाएंगे तो कटा कर क्या लिखेंगे, देखो 4 तिया 12 और 4 वाठे 32, इसको कटा देंगे, इसको हम क्या करिए कटा दिए, समझ रहे ना, तो 4 तिया 12 4 वाठे 32, तो इसका जो अनुपात आया कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आया वो कितना 3:8 आया। ये अनुपात कैसा है, भार का अनुपात है, किसका अनुपात है, भार का अनुपात है। किस यौगिक का, किस गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है, भार अनुपात 3:8। ये पहली विधि है कि लाइम स्टोन से, चूना पत्थर से गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 आया है भार का अनुपात। दूसरी विधि देखो कि आप इसी CO2 गैस को, दूसरी विधि कोयले को गर्म करेंगे, या कोयला है हवा में क्रिया करे, कार्बन जिसको कहते हैं भैया ना, कार्बन है, क्या है कार्बन, तो आप देख सकते हैं ये कार्बन है और ये देखो ऑक्सीजन है, दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो बन जाए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो ये इसमें भी देखो कार्बन एक थे ऑक्सीजन 2 थे, तो भार तो वही ना सेम आएगा, निकाल कर भी भार, इसका भार निकालो, कार्बन का देखो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 थे ना, इसका जब भार का अनुपात निकालेंगे तो कार्बन, एक कार्बन का 12 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 12, फिर इसके बाद ऑक्सीजन 2 है तो एक ऑक्सीजन का भार 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का भार 16 दुना के 32, तो यहाँ पे 32 लिखेंगे। चीजें वही है, फिर इसको क्या कर देंगे नोच देंगे, इसको धीरे से क्या करो नोच दो ना, और जैसे ही नोचेंगे तो देखो 4 तिया 12 4 वाठे 32, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बनेंगे, मेरा आंसर क्या आएगा 3:8, है कि नहीं। अब इन दोनों में कंपेयर करो, ये दोनों कंपेयर करो भाई, करो कंपेयर, तो ये देखो दोनों सेम है ना, बराबर है ना, निश्चित है, 3:8 इसमें भी आया, 3:8 इसमें भी आया ना। और अलग अलग मेथड लगाए थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के अलग अलग मेथड, एक विधि लाइम स्टोन को गर्म किए, चूना पत्थर को गर्म किए तो हुआ है, और दूसरी विधि थी कि हम कार्बन लेकर ऑक्सीजन से क्रिया कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया है, ये दूसरी विधि थी। यानी ये निकल के आ रहा है कि आप यौगिक को कहीं से भी बनाइए, लेकिन जो उसमें एलिमेंट है वही रहेंगे, फिक्स रहेंगे, नहीं घटेंगे नहीं कम होंगे, यही तो है निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है, द्रव्यमान के निश्चित अनुपात का नियम, द्रव्यमान फिक्स है, द्रव्यमान फिक्स है, परमाणु भी फिक्स है ना, परमाणु फिक्स है, देखो कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, है ना, समझ गए, आया कि नहीं समझ में, आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहां पर देखो क्या लिखे हैं, संगमरमर लिखे हैं, क्या लिखे हैं संगमरमर, मार्बल नाम सुने ने, जो आप घरों में टाइल्स लगाते हैं, जो चिकना पत्थर लगाते हैं उसी को बोलते हैं मार्बल, क्या बोले हैं मार्बल ना। और देखो मार्बल पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे और दोनों को क्रिया करेंगे तो वहां से भी CO2 बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से भी निकलेगा। जैसे देखो ये आपके सामने जो दिख रहा है ना, है कि नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं संगमरमर, क्या बोलेंगे, इसको संगमरमर कह सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो ये HCl है, यानी इसका नाम क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या नाम है हाइड्रोक्लोरिक, नाम क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब कहेंगे से ये जो अम्ल है ये कैसा है, तो ये अम्ल जो आपका है ना वो आपका कैसा है, ये अम्ल तनु है, तनु का मतलब कि हल्का होता है, क्या होता है हल्का, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर हल्का सीधे लिखता हूं, तनु का मतलब हल्का है ना। आप हल्का मतलब कि कम क्रियाशील यौगिक लेंगे, HCl कम क्रियाशील लेंगे ना, और उसकी क्रिया कैसे कराएंगे संगमरमर से कराएंगे, और दोनों को क्रिया करेंगे, और जैसे ही क्रिया कराएंगे
ठीक, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दोनों मिलकर बनाएंगे CaCl2, ये बनाएंगे। अब प्लस बनाएंगे, जल बाहर निकलेगा और जल के साथ साथ और क्या निकलेगा, जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और गैस है तो ऊपर उड़ता है इसलिए ऊपर भाग रहा है, इसलिए एरो का मान ऊपर लगा दिए, ठीक है ना। तो ये देखो इसमें भी आपका क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें भी देखो कार्बन 1 ऑक्सीजन कितना हुआ 2। तो इसका भी जब भार का अनुपात निकालेंगे इसका, तो कार्बन और ऑक्सीजन का, तो क्या निकल के आएगा, कार्बन का भार 12 और ऑक्सीजन का भार कितना है, 1 का भार 16, तो 2 गुना है तो 32 होगा। कटाएंगे तो क्या निकल, काट दो इसको, ऐसे कटा देंगे तो 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यही आया कि नहीं आया, सेम सेम हुआ ना। यानी आप कार्बन डाइऑक्साइड जो निकाले हैं, जो इसको भी आप बनाए हैं, आप किसी भी विधि से देख रहे हैं ना कि हम 3 विधि, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को 3 विधि से निकाल दिए, है ना। लेकिन सभी में द्रव्यमान का जो अनुपात है वो फिक्स है। क्या है, फिक्स है। यही है द्रव्यमान अनुपात का नियम। द्रव्यमान मतलब ऐसे कर सकते हैं, निश्चित अनुपात का नियम। द्रव्यमान का जो अनुपात है वो निश्चित है। क्या है, निश्चित है। आप उसे किसी भी विधि से ला सकते हैं, वो फिक्स रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जिसको समस्या होगी इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पुनः रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको सभी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। सभी बातें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं, बस आप थोड़ा सा क्या कि पढ़ने का ही प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप बने रहिएगा, तैयार रहिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो पर फोकस कीजिएगा। जो मैं अभी जो बताए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और आई होप, मुझे विश्वास है कि आप सब अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो पक्का ये निश्चित अनुपात का जो नियम है, ठीक है ना, ये समझ में आकर ही रहेगा, समझ में आकर ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज सब लिखे आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद, थैंक यू।